हाँ जोरे प्रिंसिपल बाजू आवे। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। हे तार दे नारी भवानी तार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। मैया तू तो है ब्रह्मा की पुत्री, आए तू तो स्वर्ग लोक तय उतरी। ए श्यान शिकल की सुथरी रूप सवार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। मैया तेरा मैया तेरा चोला रतन अमोला। मैया तेरा चोला रतन अमोला। पर्वत ऊपर गल्या हिंडोळा। हे तने पूज शंकर भोळा। भगत उभार देना। मैया तेरी माँ मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। ए तार दे नारी भवानी तार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। मैया 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 तेरा भवन बन्या जाली का। मैया तेरा भवन बन्या जाली का। ल्याया हार गूंथ माली का। ए तन रूप धरा काली का। दुष्ट संगार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। हे तार दे नारी भवानी तार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। पंडित दीप चंद कथ गावे, यो पंडित दीप चंद कथ गावे। सब गुणिया न शीस नवावे। तेरी गलती की माफी चावे भूल सुधार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। ए तार दे नारी भवानी तार देना। मैया मेरी पड़ी भंवर में नैया मैया तार देना। वंदे मातरम सभी को। जय माता दी। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा 28 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले ज्योति बहन मध्य प्रदेश रीवा से, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम सभी को। आज की सीखो सिखाओ कक्षा को शुरू करने से पहले देवी माँ को याद करते हैं। इसके लिए कमर सीधी करके बैठ जाइए। चश्मा अगर लगाया है तो चश्मा उतार लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए। हाथ जोड़कर देवी जी की स्तुति करेंगे और देवी जी से प्रार्थना करेंगे। ओमकार के उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार। खण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन नमोस्तुते।
सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मांतर प्रणमामि भूर्भुवः। प्रथमः शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रीति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतिष्ठिता। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों में मुक्त करेंगे और बड़ी ही विनम्रता के साथ नेत्रों को खोलेंगे और आज की कक्षा की शुरुआत करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। जी भाई। गोविंद भैया। जी जी बहन। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाने के क्रम में स्वाध्याय करता रहा, कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन शायद इस बात की कभी कल्पना नहीं रही होगी मेरे लिए कि कभी ऐसा भी होगा कि हम एक साथ सैकड़ों परिवार मिलके इस कार्य को कर रहे होंगे। आपकी आतुरता, निष्ठा, विश्वास, सहयोग को देख के हर दिन हर पल रोम रोम छन छन कुछ ऐसा लगता है कि विशेष विशेष मिलता रहे और आप सभी के संग में उसे बांटता रहूं। ना जाने कब किस मोड़ पे, कब किस घड़ी में, किस किस माध्यम से किस परिवार का भला हो जाए। बहुत सारे दर्दों के साथ वो सारे दर्द आपको भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में नजर आ जाएंगे। मैं उन सभी पे चर्चा ना करते हुए आज आप ये समझिए कि आज हमारे जीवन में रसोई चिकित्सा के बाद आज से हम सभी आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथी, औषधि निर्माण और स्वर ज्ञान, इन पे चर्चाएं होंगी। 1 घंटे की कक्षा का प्रारूप होगा। प्रयास करेंगे कि 1 घंटे के अंदर ही इसे समापन कर दिया जाए। बाकी के समय थोड़े से 10-15 मिनट का समय, 5-10 मिनट का समय मैं जरूर आप सभी का लेना चाहूंगा नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय को लेकर, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ न कुछ सपने, कुछ न कुछ पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां होती हैं या जो जरूरतें होती हैं, आर्थिक जरूरत होती है, उन सभी को आप सभी के संग मिलके चर्चा करते हुए उसके बाद आप सभी के कुछ प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और मुझे एक बात बड़ा अच्छा लग रहा है, मन ही मन भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के बारे में कहा जाता है कि पिछले कई वर्षों में उन्होंने कई हजार व्याख्यान दिए, देश देश भ्रमण करके। मैं उस तरीके से तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पहुंचूं और लोगों को रसोई चिकित्सा के प्रति जागरूक करूं। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई, राजीव भाई की कृपा हुई, आप सभी की दुआओं का कि आज हम सभी आज के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ अनेकों घरों में पहुंचे हुए हैं, भारत के अनेक शहरों में, गांव में पहुंच रहे हैं। ये कड़ी
स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब तक सांस रहेगी तब तक ये चलता रहे। और चौपाल, ये दो चीजें जीवन में हमेशा चलता रहे। उतार चढ़ाव जीवन में आता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हर किसी के एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये दो चीजें, स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाएं और चौपाल, नियमितता बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं स्वर विज्ञान से ही, क्योंकि सांस, जब तक सांस है तब तक हमारे समझा जाता है कि आस है, सांस खत्म तो आस खत्म। कल हमने कक्षा में पढ़ी थी कि हमारे सांस, नाक छिद्रों से ली जाने वाली सांस को अलग अलग बांटा गया है। दाहिने स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। सभी भली भांति से आप में से कितने परिवारों ने इसे कल व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया है, और अब वो कभी भी किसी भी वक्त बता सकते हैं कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है? हैंड रेस करें। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी के उत्साह को और साथ को देख के जो अभियान है वो सार्थक महसूस हो रहा है। अगर हम सभी आपस में अपने जीवन का कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं तो उसका सार्थक हो रहा है। तो कल जिस पुस्तक का स्वर्गदेह विज्ञान, आप ये समझे कि मैं अनाड़ी बन के ही आप सभी के साथ हूँ, कोई ज्ञानी नहीं है हम, लेकिन एक आपस में मिलजुल के इस कार्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पुस्तक के स्वाध्याय में अगले पैराग्राफ कुछ स्वाध्याय करते हैं। सबसे पहले, स्वर जिस प्रकार 3 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर, उसी प्रकार आगे के लिखा हुआ है 5 तत्व होते हैं, जैसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व तथा आकाश तत्व कहते हैं। आपकी हाथ की 5 उंगलियां इन्हीं तत्वों का प्रतीक है। यह तत्व आपके साथ सदा चलते रहते हैं। स्वर का अनुभव करने के बाद आपको इन तत्वों का अनुभव करना होगा। इस विषय में अनेकों विधियां भीतर के पृष्ठों के ऊपर प्रस्तुत की गई है। यह अत्यंत आसान विधियां हैं। आज के युग के प्रत्येक प्राणी को स्वरोदय विज्ञान अनमोल उपहार है, और अगर मेरी माने तो प्रत्येक जीव को इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा में बताया जाता है कि एक राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया था, जिसके फलस्वरूप उसका महल जल गया था। मैं इस विषय में कुछ विशेष नहीं कह सकता, परंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि स्वरोदय विज्ञान को न जानने पर या इसे जानने पर लेकिन प्रयोग न करने पर व्यक्ति अनायास से ही अनेकों लाभ खो बैठता है। पार्वती जी को समझाते हुए शिव जी ने कहा कि स्वर के अधीन ही शुभ तत्व चल रहे थे, जिस कारण रामचंद्र जी की विजय हुई थी। इन्हीं शुभ तत्वों के कारण ही पांडव जीत पाए थे, और इन्हीं अशुभ होने के कारण रावण तथा कौरवों की हार हुई थी। एक बार एक विद्वान के पास एक महिला अपने युवा पुत्र को लेकर गई और कहा कि पंडित जी, इसने अभी हाल में ही इम्तिहान दिया है, आप स्थिति बताइए कि यह पास होगा या नहीं। विद्वान एक ज्योतिषी था, परंतु उसने पंचांग नहीं देखा और न ही उसने प्रश्न लगन बनाया, बल्कि लंबी सांस खींची और बोला, इसने 2 पर्चे खराब कर दिए हैं। वास्तव में ही वह लड़का 2 विषयों में फेल हुआ। इस भांति अनेकों करिश्मे देखने को मिलते हैं। मुझे देख करके अक्सर ही लोग आश्चर्य करते हैं और सोचते हैं कि यह व्यक्ति क्या है, किसी भी विषय में चर्चा कर लेता है और इसकी कई बातें सत्य प्रमाणित होती है। इसी भांति की अनेकों अन्य बातें हैं। मैं पुस्तक का लेखन कार्य कर रहा हूँ, अतः बहुत से रहस्य स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं।
क्योंकि लेखन कार्य करते समय प्रायः कुछ छुपाया नहीं जाता। ऐसी ही एक घटना घटी थी। मैं बैठा चाय पी रहा था। मेरा प्रिय शिष्य मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, गुरुजी एक बात बताइए। मैंने सोचा कि कोई साधारण सी बात जानना चाहता है, तो मैंने कहा, बोलो भाई, क्या बात है। उसने कहा, मैं सवारी खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद लूं? अपनी राय दीजिए। मैंने सोचा कि इसको अमुक रिश्तेदार स्वयं को सिद्ध प्रचारित करते हुए कुछ झाड़ फूक का कार्य करता है और यह भाई मुझसे प्रश्न कर रहा है, कहीं यह व्यक्ति मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। मैंने सोचा और कुछ मनन किया। फिर उससे कहा, तुम अपने रिश्तेदार से पूछ लो, मुझे छोड़ो। मैं अक्सर कार्य टाल देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यदि हम प्रदर्शन कार्य में लग गए तो अपनी शक्ति का व्यय तो कर डालेंगे, परंतु इस व्यय के पश्चात क्या करेंगे। अतः उससे जुड़ने का अधिक प्रयास होता है, जिससे कि मुझे शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी शक्ति का प्रदर्शन साधना को नष्ट करता है, अतः उसे टालने का प्रयास किया, परंतु अक्सर कुछ कार्य करने ही पड़ जाते हैं, तो उनमें भी साधना की शक्ति का प्रयोग न करके अन्य विज्ञानों के द्वारा समाधान करता हूँ, जबकि कुछ विषयों में शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ा। वह व्यक्ति नहीं माना और बोला, आप ही कहें। मैंने अध्यात्म का प्रयोग न करके स्वर को परखा और उससे कहा, भाई आप सवारी न खरीदें तो ही उचित रहेगा, क्योंकि यह सवारी खरीदना आपके साथ सवारी के हित में नहीं है। बाद में उन्होंने सवारी खरीद ली और मेरे पास आए। मैंने बधाई देकर शुभकामना प्रस्तुत की। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, सवारी चकनाचूर हो गई और व्यक्ति अस्पताल के भीतर में जा पड़ा। काफी समय के अंतराल पर वह व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मेरी भविष्यवाणी को सत्य बताते हुए पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया तथा शिष्य मंडली में शामिल होकर इस विज्ञान को समझना चाहा। मैंने उसे बताया कि भाई उस भविष्यवाणी में मेरा कोई भी योगदान नहीं था। उस समय जब आपके प्रश्न किया था तब सुषमना चल रही थी और उसी के अनुसार मैंने फल कहा था। यदि आप यदि यह विद्या सीखना ही चाहो तो स्वरोदय विज्ञान सीखो और अपनी इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करो। इस भांति की अनेकों घटनाएं प्रस्तुत होती है और जहां पर पंचांग उपलब्ध नहीं होता तब इसी स्वरोदय विज्ञान के द्वारा अनेकों चमत्कार प्रस्तुत हो जाते हैं। एक बार एक युवक मिला और उसने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। यह मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई थी और वह व्यक्ति वहां का कार्य करता था। मैंने उससे कहा, यद्यपि मुझे परीक्षाएं देने का शौक नहीं है, फिर भी आपने मुझसे पहली बार कुछ चाहा है और लगता है कि आप मुझे काफी समय से वाच कर रहे थे, अतः मैं प्रस्तुत हूँ, बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा, आप ही बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं। आप समझ गए होंगे कि यह गुप्त प्रश्न था। मैंने चौंक कर उसे देखा और स्वयं में सोचा कि आज यह परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। प्रयास करते हैं कि ऊपरी सतह से ही कार्य बन जाए। मैंने कहा, आप पुस्तकालय में हैं, यहाँ पर पंचांग तो होगा ही, मुझे दे दें ताकि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं। परंतु अफसोस कि वहाँ पंचांग नहीं था। मैंने स्वरोदय विज्ञान से ही कार्य चलाना उचित समझा और मैंने अपने स्वर को पहचाना, तत्व को समझा तथा उसकी स्थिति को जांचा। मैंने उसकी आयु की कल्पना की। इससे पहले कि वार्ता को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि स्वरोदय विज्ञान के किसी भी श्लोक में ऐसी बात नहीं कही गई जिसका कि मैंने वहां पर अनुभव किया। इस अनुभव के आधार पर ही यह भी कहूंगा कि विज्ञान कोई अधूरा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की स्थिति समझनी होती है और प्रत्येक विज्ञान शोध कार्य मांगता है। मैंने उससे कहा, आपके जीवन में कोई लड़की आ चुकी है, आपका प्रश्न भी संभवतः उसी के हेतु है। वह बोला, ठीक है, आगे कहें। मैंने कहा, आगे आप बोलेंगे कि आप क्या चाहते हैं। मेरा कार्य था आपका प्रश्न प्रस्तुत करूं
और वह प्रस्तुत हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं यह कहें। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, आप यह बताएं कि वह लड़के मेरे साथ रहेगी या नहीं। मैंने पुनः स्वर का अवलोकन किया और बताया, आपको तो वह लड़की मिल चुकी है। वह मुस्कुराया और बोला, आप ठीक कहते हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि वह मुझसे अलग तो नहीं होगी। अब आप स्वयं देखें कि उसकी शादी नहीं हुई, वह अपने परिवार के साथ ही रहता है। और इस भांति का प्रश्न मैंने सोचा होगी कोई रूपसी, परंतु मैंने कहा, यह जवाब देने से पहले मैं उस लड़की के विषय में जानना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे उत्तर पर आपका भविष्य बनेगा। वह बोला, यह खड़ी तो है, आप बात कर लें। मैं चौंका क्योंकि आसपास कोई नहीं था। वह युवक भी पागल नहीं था। तब मामला क्या, इसके साथ ही मेरे दिमाग में कई रोशनियां जली बुझी। मैंने स्वयं को मंथन किया और यह निश्चय किया कि यह व्यक्ति किसी चुड़ैल मरने के बाद भूत बनी स्त्री से प्रेम करने लग गया है। कुछ ही समय में यह प्रमाणित भी हो गया। यह वार्ता बहुत बड़ी है, इसे यहीं रोक करके आपको यह बताना है कि मैंने उसके प्रश्न का समाधान कैसे किया था। किसी विषय पर काम करते समय या बात करते समय विषय से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इस घटना का प्रस्तुतिकरण इसी विषय की एक कड़ी है जो कि मेरे अनुभव में आई थी। जब उसने मुझसे प्रश्न किया था तब बायां स्वर चल रहा था। बायां स्वर देवी अर्थात स्त्री जाति का प्रतीक है। तंत्रों में वामाचार क्रिया की जाती है तथा अन्य तंत्रों के अनुसार ही मैंने इसे बाएं स्वर से स्त्री के विषय में प्रश्न कहा था कि जो पूर्णतः ठीक उतरा। इस भांति अनेकों उदाहरण हैं, परंतु विषय सामग्री विस्तृत हो जाने के भय से कुछ आगे बढ़कर बात करते हैं। और अब हम भी स्वाध्याय की कक्षा में अब आगे का स्वाध्याय सूर्योदय विज्ञान का 29/5/2025 को होगा। एक सेकंड के लिए कक्षा का विराम, घंटी उंटी बजा दो, ठीक है। अब चलते हैं बृहद आयुर्वेद चिकित्सा। सबसे सरल भाषा में आयुर्वेद के कई शास्त्रों को एक शास्त्र नहीं, आयुर्वेद के कई शास्त्रों को लेकर बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ूं उससे ज्यादा है कि कुछ चीजें मैं शुरुआत ही कर देता हूं। सबसे इसलिए इस पुस्तक के अंदर आयुर्वेद के मूल सिद्धांत से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले इसमें पुरानी मापतौल का विवरण है, विषय सूची है, क्या क्या इसमें जानने को मिलेगा, तो वो विषय है, प्रस्तावना है और किन ग्रंथों से लिया गया है, ये लेकर बनाया गया है पुस्तक सरल भाषा में आम जन के लिए। क्योंकि मैंने राजीव भाई को सुनकर अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे अनेकों ग्रंथों को लेकर पढ़ा, लेकिन मेरे ऊपर से चला गया, सच बता रहा हूँ। लेकिन जब से इन लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया तो आयुर्वेद की समझ उन पुस्तकों की अपेक्षा ज्यादा हुई, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, ठीक है, साफ सी बात यह है। और जिनमें लगभग 33 ग्रंथ का निचोड़ है ये बृहद आयुर्वेद चिकित्सा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, सांगर संहिता, योग रत्नाकर, भयस्य रत्नावली, रत्न रस नतन समुच्चय, वसवजय, रसेंद्र चिंतामणि, रस तरंगणी, चक्रदत्त, रस तंत्र सार, रसा सुंदर, रसेंद्र सार संग्रह, वैद्य जीवन, सिद्ध वैसज मणिमाला, सिद्ध वैसज मंजूषा, गद निग्रह, वंशन संहिता, रस योग सागर, राज मार्तंड, भाव प्रकाश, रस चंडसु, भेल संहिता, त्रिशती, निर्घंटु रत्नाकर, बृहत पाक संग्रह, सिद्ध योग संग्रह, कल्याण कारक, वनो औषधि निर्देशिका, रसराज, मदोदधि, बृंद माधव, रस रत्नाकर जैसे अनेकों शास्त्रों का मिश्रित है सरल भाषा में बृहद आयुर्वेद चिकित्सा। इस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना,
और पब्लिशर जो है हिंदी सेवा सदन, हालगंज, मथुरा। हिंदी सेवा सदन के द्वारा प्रकाशित। लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना। अगर अब आयुर्वेद की बात करते हैं तो माप और तौल, ये हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो अगले 5 मिनट 10 मिनट में माप तौल परिवर्तन तालिका: 6 रत्ती 1 अनार भर, और नई तौल में 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम। 12 रत्ती 2 अनार भर, मतलब ये नहीं, अनार नहीं, आना भर। 12 रत्ती 2 आना भर। नई माप तौल में 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम। 24 रत्ती 4 आना भर, 10 डेसीग्राम। नई माप तौल में 10 डेसीग्राम 1 ग्राम। 96 रत्ती 1 तोला। 8 रत्ती 1 मासा। 3 मासा 4 आना भर। 12 मासा 1 तोला। 5 तोला 1 छटाक। 10 तोला 2 छटाक। 16 छटाक 1 सेर, और 40 सेर का 1 मन। नई माप तौल में है 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम 1 हेक्टाग्राम, 10 हेक्टाग्राम 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल, और 1000 किलो 1 मैट्रिक टन। नई एवं पुरानी तौल का परस्पर संबंध: 1 मासा लगभग 1 ग्राम, जहां भी 1 मासा लगभग 1 ग्राम। 1 तोला लगभग 11.66 ग्राम। 2 तोला लगभग 23.33 ग्राम। 3 तोला लगभग 34.99 ग्राम। 4 तोला लगभग 46.66 ग्राम। 5 तोला लगभग 58.32 ग्राम यानी 1 छटाक। 10 तोला लगभग 116.64 ग्राम। 1 सेर लगभग 0.93 किलोग्राम, यानी 1 सेर का मतलब लगभग 930 ग्राम। 2 सेर 1.87, 5 सेर 4.67, 1 मन लगभग 37.32 किलोग्राम। नई माप में 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टालीटर, 10 हेक्टालीटर 1 किलोलीटर। माप का परस्पर संबंध: पानी या दूध का घनत्व सम होने के कारण 1 लीटर इक्वल 1 किलोग्राम होता है। अगर पानी 1 लीटर है और दूध 1 लीटर है तो 1 किलोग्राम के आसपास उसका वजन आ जाता है, घनत्व के सम होने के कारण। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। आयुर्वेद क्या है? यह शब्द आयुष प्लस वेद, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयुष का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है ज्ञान विज्ञान, अतः जीवन संबंधी विज्ञान का नाम ही आयुर्वेद है। आपने आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है: सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यते मां कश्चित् दुःखभाग् भवते। सभी सुख से पूर्ण हो, सबको सुंदर स्वास्थ्य मिले, परस्पर एक दूसरे के सुख का विचार करें, दुख किसी को ना मिले। यही वह मूल मंत्र है जो आयुर्वेद के सुधी पाठकों एवं चिकित्सकों को मानवता के लिए विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेद का सार्वभौमिक एवं शाश्वत रूप: यह किसी विशेष समाज, देश एवं संस्कृति की धाती नहीं है। आयुर्वेद का लक्ष्य है प्रत्येक प्राणी का कल्याण करना है। आयुर्वेद अनादि, अनंत और शाश्वत है। इसका किसी भी विशेष धर्म से संबंध नहीं है। यह प्रकृति के मूल स्रोत वनस्पतियों का गहन अध्ययन है। यहाँ पे एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा। पिछले कई सालों से मैंने कई आयुर्वेदाचार्यों को सुना, वैद्यों को सुना, लेकिन उन सभी की भावनाएं हिंदू मुस्लिम की भावनाएं होती हैं, जबकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत इंसानियत का है, प्राणी में जीव जंतु का है। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों को, वैद्यों को देखा है कि आयुर्वेद के आड़ में धर्म विरोधी बातें करते हैं। ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। चिकित्सक का कोई धर्म नहीं होता, और आयुर्वेद एक चिकित्सा या पूरा जीवन ही कह लें इंसानियत का जीवन है।
दूसरा है आयुर्वेद की प्रमुख विशेषताएं। बहुत ही संक्षिप्त जानकारी और सरल भाषा में। यह संपूर्ण चिकित्सा है। इसमें रोग के लक्षणों के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्ण व्यक्ति के मन, शरीर एवं आत्मा को दृष्टि में रखते हुए पूर्ण व्यक्तित्व के दोषों की अवस्था का निदान करके चिकित्सा की जाती है। इसका कोई कुप्रभाव नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से किसी भी प्रकार के कुप्रभाव की आशंका नहीं रहती तथा यह पद्धति एलोपैथी से सस्ती भी है। पथ्या आहार का महत्व। आयुर्वेद में उन भोज एवं पेय पदार्थों के सेवन पर अधिक बल दिया गया है जो अपने आप में संपूर्ण भोजन है, जैसे दूध, आंवला। इसके साथ ही यह पद्धति रोग से बचने के उपाय पर विशेष बल देती है। यदि रोगी उचित आहार लेता है तो उसे औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। रोगी व्यक्ति की प्रकृति। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, शारीरिक बल एवं आयु को प्राथमिकता देकर इन्हीं के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक रोग का निदान करके चिकित्सा संपन्न करते हैं। आयुर्वेद योगाभ्यास में सहायक सिद्ध होता है एवं इसके रोग का निदान के उपाय सरल हैं। आयुर्वेद के उद्देश्य। व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण, जिससे प्रत्येक मानव के जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सके। आयुर्वेद के अंग। आयुर्वेद के 8 अंगों के नाम हैं काया तंत्र, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमार भृत्य या बाल तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण तंत्र। काय तंत्र में औषधि सेवन द्वारा चिकित्सा। शाल्क्य तंत्र में आंख, नाक, कान, मुख, कंठ आदि से संबंधित रोगों की चिकित्सा। शल्य तंत्र चीड़ फाड़ के द्वारा चिकित्सा। अगध तंत्र विष से संबंधित रोगों की चिकित्सा। भूत विद्या ग्रहों से संबंधित एवं मानसिक व्याधियों की चिकित्सा। कौमार भृत्य या बाल तंत्र बच्चों को होने वाले रोगों की चिकित्सा। रसायन तंत्र वृद्धावस्था के विकारों से मुक्ति के दिलाने के लिए कायाकल्प चिकित्सा। बाजीकरण तंत्र वीर्य शुक्र से संबंधित व्याधियों की चिकित्सा। उक्त 8 अंगों को अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद का स्वरूप। शरीर, इंद्रियें, मन और आत्मा के संयोग से अथवा मेल को आयु, उम्र अर्थात एज कहा जाता है। जिस शास्त्र से आयु का ज्ञान और उसकी प्राप्ति होती है, सरल शब्दों में ही उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिससे आयु को हिताहित का ज्ञान और उसका परिणाम अर्थात रिजल्ट मालूम हो तो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा विद्वानों ने अनेकों प्रकार से भी की है। जिससे आयु का हित, अहित, रोग का निदान और शमन हो, उसको विद्वानगण आयुर्वेद कहते हैं। विशेष आयुर्वेद को मानव सभ्यता की प्राचीनतम लिखित चिकित्सा पद्धति की एक स्वर से संसार भर में मान्यता मिली हुई है और इसमें भी लेश मात्र संदेह नहीं है कि आयुर्वेद आधुनिक समय में उपलब्ध समस्त प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से अधिक प्रभावशाली, असरदार है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार कम से कम 3000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद का जन्म हुआ और ईसा से 800 वर्ष पूर्व इस चिकित्सा पद्धति की किताबें भी लिखी गई। सर्वसामान्य धारणा अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी लोकवासी मानवों को दूसरे लोक के देवताओं से प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसे समस्त संसार ने अपनाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया है। मानव जाति की रक्षा और रोगों के विनाश के लिए सृष्टि के जनक ब्रह्मा ने आयुर्वेद का सार सर्वस्व लेकर एक ग्रंथ ब्रह्म संहिता, जिसमें 1 लाख श्लोक थे, की रचना की। तदुपरांत ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद पढ़ाया अर्थात लंबी आयु का विज्ञान बताया। इसके बाद दक्ष ने देवताओं के चिकित्सकों दोनों अश्विनी कुमारों को दीर्घ आयु का यह वेद अर्थात आयुर्वेद समझाया और इन अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को आयुर्वेद का रहस्य समझाया। इसी श्रृंखला में महर्षि भारद्वाज ने देवराज इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ऋषि भारद्वाज ने इंद्रलोक से लौटकर पृथ्वीवासी पर अन्य संतों के आयुर्वेद की शिक्षा विधिवत प्रदान की। इन महात्माओं ने
महात्माओं में पूर्ण बसु और आत्रेय ने विधिवत कक्षाएं लगाकर अपने शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। आत्रेय की कक्षाएं तथा उपदेशों को ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया। यह लिपिबद्ध ग्रंथ आत्रेय संहिता, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है, आयुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी ग्रंथ को ईसा से 180 वर्ष पूर्व चरक ऋषि ने पुनः नए सिरे से लिखा, जो चरक संहिता के नाम से जाना गया। इस ग्रंथ में उन्होंने रोगों के कारणों, लक्षणों तथा अन्य आवश्यक बातों पर सविस्तार विवेचन किया। चरक के मतानुसार शरीर में रोगों का प्रसार वायु, पित्त तथा कफ के असंतुलन के कारण होते हैं। इसके बाद आयुर्वेद का अन्य स्तंभ सुश्रुत संहिता ईसा से 600 वर्ष पूर्व की रचना के स्वरूप में मान्य है। इस ग्रंथ में विभिन्न जटिल रोगों की चीड़-फाड़ द्वारा चिकित्सा का वर्णन है। इसके उपरांत भागवत, जो महाभारत काल के महाराज युधिष्ठिर के प्रधान वैद्य अर्थात चिकित्सक थे, ने चरक और सुश्रुत का सहारा लेकर अष्टांग हृदयम के नाम से आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। तदुपरांत वंगसेन ने अपने ही नाम पर वंगसेन के नाम से एक आयुर्वेदीय चिकित्सा ग्रंथ लिखा और वंगसेन के बाद माधवाचार्य ने माधव निदान नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ की रचना के उपरांत मद्रास प्रांत के निवासी भाव मिश्र ने भाव प्रकाश नाम से आयुर्वेदीय ग्रंथ की रचना की। इसके बाद सांगधर नामक सुप्रसिद्ध चिकित्सा आचार्य ने सांगधर संहिता के नाम से आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की, जिसमें इन्होंने स्वयं रोगियों पर आजमाए हुए अर्थात परीक्षित योगों को भी समाहित किया। इसके बाद चक्रधर, वैद्य विनोद, वैद्य मनोस्य, वैजस्य रत्नावली, वैद्य जीवन इत्यादि आयुर्वेद के ग्रंथों की सफल रचनाएं की गई। इन ग्रंथों की उपयोगिता आज तक बरकरार है। आयुर्वेद मनीषियों के मतानुसार रोगों के निदान के कारण जानने के लिए माधव निदान के सूत्रों के लिए अष्टांग हृदयम, जो भागवत के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, तथा शारीरिक ज्ञान के लिए सुश्रुत संहिता और चिकित्सा कार्य हेतु चरक संहिता सर्वोत्तम ग्रंथ है। मानव शरीर की उत्पत्ति 5 पदार्थों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। यह सर्वमान्य धारणा है। भोजन के बाद शारीरिक क्रियाएं उसे तोड़ना प्रारंभ कर देती है। भोजन का स्वाद उसके रस की प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। मीठा भोजन रक्त, मांस, वसा, हड्डियों, वीर्य तथा शक्ति को उत्पन्न करता है। मीठे पदार्थ नम, ठंडे तथा भारी होते हैं। तो इसके बाद की कक्षाएं स्वाध्याय जो है कल से आगे करेंगे, कंटिन्यू 28/9/2025। आयुर्वेद का बृहद आयुर्वेद चिकित्सा में आयुर्वेद को समझने का एक बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया एक भाई के नाते। अब आ जाते हैं साधारण जीवन में जी जाते हैं। बहुत हो गया सीरियस बातें। हम सभी इतने बड़े हो रखे हैं कि हर किसी को जरूरत पड़ सकती है एट ए टाइम काढ़ा बनाने की। तो आज जानते हैं क्वाथ की विधि, क्वाथ आदि बनाने की विधि, जिसे काढ़ा कहते हैं, क्वाथ कहते हैं, उसकी बनाने की विधि और उसके कुछ गुण धर्म, इसका स्वाध्याय करते हैं। जैसा कि पीछे लिख आए हैं कि समस्त कार्यों में नए पदार्थ लेने चाहिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं, किंतु बायोडीन, पीपल, गुड़, चावल, घी, शहद, धनिया और हींग पुरानी ही लेना चाहिए। ये 1 साल बाद पुराने समझे जाते हैं। यदि पुराना गुड़ मिल सके तो नए गुड़ को 12 घंटे तक धूप में रखकर काम में लाना चाहिए। देखिए कितनी छोटी सी जानकारी। अगर आपको नए गुड़ को पुराना गुड़ करना हो तो कितने घंटे धूप में रखना पड़ेगा? जल्दी से कोई लिखो। तो किसको लिखना आता है? सारे हाँ, क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, किसी को लिखना भी नहीं आता। 12 12 12 12 12 12 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी लाइन में, एक पैराग्राफ में मालूम पड़ गया कि अगर पुराना गुड़ करना हो तो 12 घंटे धूप में रख दो। ठीक है। काढ़े में जितनी औषधियां हो वो सब बराबर मिलाकर कुल 2 तोला लेना चाहिए। 2 तोला अर्थात
अगर हम उसकी बात करें तो 11 यानी 23 ग्राम के आसपास, 24 ग्राम के आसपास, तो सीधा सीधा 20 ग्राम भी ले सकते हैं घर की, क्योंकि हम लोग घरेलू चिकित्सक हैं, तो घरेलू में तो ऐसा ही होता है, जैसा मर्जी है थोड़ा बहुत उठा उठा के बना के कर लिए। हमने कौन सा बहुत बड़े वैद्य बन जाने हैं, ठीक है, लेकिन अपने घर के वैद्य बनने हैं, घर का वैद्य। जैसा किसी नुस्खे में 6 औषधियां हो, तो प्रत्येक औषधि को 4-4 ग्राम लेकर 2 तोला वजन पूरा कर लें। अब उदाहरण के तौर पे किसी को तुलसी का काढ़ा पीना हो, तो तुलसी ही 24 ग्राम लेनी चाहिए। अगर तुलसी और काली मिर्च का हो, तो दोनों 10-10 ग्राम लेनी चाहिए। अगर तुलसी, काली मिर्च, सौंठ है, तो तीनों 8-8 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हमें वजन को बांटना चाहिए। यदि नुस्खे में 2 औषधियां हो, तो प्रत्येक 1-1 तोला लेकर वजन पूरा कर लेना चाहिए। काढ़े को 16 गुना यानी 32 तोले जल में औटावें और चौथाई यानी 8 तोला जल शेष रहकर उतार लेना चाहिए। 32 तोला, 16 गुना। अब अब आप बताएं, अगर 20 ग्राम औषधि है तो कितना पानी होना चाहिए? अब सब अपने अपने कलम को तैयार रखें, कभी भी लिखने का मौका मिल सकता है, ठीक है। 20 ग्राम औषधि लेते हैं तो पानी कितना लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। बचाना कितने तक है? इसका चौथाई कीजिए। जी, बहुत बढ़िया। 16 गुना पानी यानी 32 तोला जल हटावे, चौथाई यानी 8 जल शेष रहने पर उतार लेना चाहिए। यदि काढ़े में और कोई चीज ऊपर से मिलानी हो, तो काढ़ा पीते समय मिलाना चाहिए। मिलाने वाली दवा प्रायः 6 मासा मिलानी चाहिए। 6 मासा, 1 मासा 1 ग्राम, तो 6 मासा 6 ग्राम। यदि एक चीज मिलानी हो तो आधा तोला मिलाना चाहिए, 2 चीजें मिलानी हो तो 3-3 मासे मिलानी चाहिए। काढ़ा प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार ताजा बनाकर पीना चाहिए। एक बार औटाए हुए काढ़े को दोबारा नहीं औटाना चाहिए तथा कभी भी बासी काढ़ा नहीं पीना चाहिए। काढ़े को औटाते समय काढ़े के बर्तन को कभी ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से काढ़ा भारी गरिष्ठ हो जाता है तथा बनते हुए काढ़े को बीच में छेड़ना और चलाना नहीं चाहिए। अशुद्ध स्थान में काढ़ा नहीं बनाना चाहिए एवं जमीन पर गिरे हुए को उठाना नहीं चाहिए। रोगी को काढ़ा सुहस्ता सुहस्ता गर्म पिलाएं और पिलाकर बर्तन को औंधा कर दें। काढ़ा पीने के 1 घंटे बाद तक प्यास लगने पर भी जल नहीं देना चाहिए। काला, नीला काढ़ा, लाल, झागदार, जला हुआ अथवा कच्चा अथवा मुर्दे सी गंध वाला काढ़ा विष के समान हानिकारक होता है और यदि रोगी को असाध्य कर देता है। औषधि के गंध के अनुसार शुद्ध एवं सुंदर कांति वाला काढ़ा अमृत के समान गुणकारी होता है। काढ़े में खांड डालनी हो तो बात रोग में काढ़े की चौथाई, पित्त रोग में 8वां भाग और कफ रोग में 16वां भाग डालना चाहिए। अगर कोई काढ़ा में गुड़ डालना है, खांड डालनी है, तो बात के रोगी है तो चौथाई, पित्त का रोगी है तो 8वां और कफ का रोगी है तो 16वां भाग। यानी शहद मिलाना हो तो पित्त के रोग में 16वां भाग, बात के रोग में 8वां भाग, कफ के रोग में 4वां भाग डालना चाहिए। यदि काढ़े में जीरा, गुग्गल, ज्वाखार, सेंधा नमक, शिलाजीत, हींग, त्रिकुटा ये डालनी हो तो 3-3 मासा डालना चाहिए। यदि काढ़े में दूध, घी, तेल, गुड़, मूत्र या कोई अन्य पतली चीज डालनी हो तो 1 तोला की मात्रा ही में डालना चाहिए। बात, पित्त, कफ, रक्त के संचय से हुआ बुखार जब अच्छी तरह पक जाए तब रोगी को काढ़ा देना चाहिए। पाचन काढ़ा रात को, समन काढ़ा दोपहर पहले, दीपन काढ़ा दोपहर बाद, संत तर्पण काढ़ा और शोधन काढ़ा सवेरे ही समय सेवन करना उचित है। प्रसंगवश पाठकों को बताते चले कि काढ़ा नीचे लिखे 7 प्रकार का होता है। पाचन काढ़ा, दीपन काढ़ा, शोधन काढ़ा, समन काढ़ा, तर्पण काढ़ा, क्लेदन काढ़ा और शोषण काढ़ा। श्रीत, क्वाथ, कसाय और निर्युर ये क्वाथ के 4 पर्यायवाची नाम हैं। पाचन काढ़ा, जिसमें औटाते औटाते आधा जल रहे, उसे पाचन कहते हैं। पाचन काढ़ा दोषों को पचाता है।
इसलिए ज्वर में पहले दोष पकाने के लिए पाचन क्वाथ देते हैं। दीपन काढ़ा, जिसमें औटाते औटाते 10वां भाग पानी रहे, उसे दीपन कहते हैं। दीपन क्वाथ जठराग्नि को तेज करता है। शोधन काढ़ा, जिसे औटाते औटाते 12वां भाग पानी रहे, उसे शोधन कहते हैं। शोधन क्वाथ मल को साफ करता है। समन काढ़ा, जिसको औटाते औटाते 8वां भाग जल रहे, वह समन कहलाता है। समन रोगों को शांत करता है। प्रायः पाचन क्वाथ से दोष पकने पर समन क्वाथ देते हैं। पके हुए दोषों को समन क्वाथ तुरंत शांत कर देता है। कच्चे दोषों में समन क्वाथ रोगी को देना कदापि उचित नहीं है। तर्पण काढ़ा, जिसमें जरा जोश दिया जाता है, उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण धातुओं को तृप्त करता है। क्लेदन काढ़ा, जिसे औटाते औटाते 4था भाग पानी रहे, उसे क्लेदन कहते हैं। शोषण, जिसे औटाते औटाते 16वां भाग पानी रहे, उसे शोषण कहते हैं। यह दोषों को सुखाता है। वैद्य के लिए लिखा हुआ है, वैद्य चिकित्सक को रोगी के रोग, दोष, अग्नि, बल, अवस्था, व्याधि, औषध और कोठे पर विचार करके क्वाथ की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। हम यहाँ पाठकों को मामूली तौर से काढ़े को सेवनीय मात्रा बतलाए देते हैं। क्वाथ की सब औषधियां अलग अलग वजन ना लिखा हो तो बराबर लेनी चाहिए। सबका वजन मिलाकर वयस्क के लिए 2 से 4 तोला होना चाहिए, यानी वयस्क के लिए सब औषधियां कम से कम 2 तोले तक लेनी चाहिए। प्रत्येक औषधि 2-2 तोला नहीं और अधिक से अधिक 4 तोला लेनी चाहिए। बच्चों को 3 मासे से 1 तोला तक लेनी चाहिए। काढ़े की औषधियों को जौ कूट करके 3 घंटे तक जल में भिगो देना चाहिए। उसके उपरांत जोश देना चाहिए। वात कफ रोग में काढ़ा गर्मा गर्म और पित्त के रोग में काढ़ा शीतल करके पिलाना चाहिए। शहद सदैव काढ़े के शीतल होने पर मिलाना चाहिए। क्वाथ, यदि काढ़ा बनाना हो तो 2 तोला औषधियों को 32 तोले जल में मिट्टी की हांडी में बिना ढके लगाए पकाएं और चौथाई जल रहने पर मल छानकर रोगी को सेवन कराएं। कोमल द्रव्य 4 गुना पानी, कड़े द्रव्य में 8 गुना पानी और अति कड़े पदार्थ में 16 गुना पानी डालकर औटाना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय में क्वाथ के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही अगले 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट जो है आयुर्वेद, सबसे पहले तो रसोई घर के बाद जो दूसरी जो सबसे मुझे फेवरेट है वह है बृहद होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी चिकित्सा। तो मैं पढ़ूं तो आप लोगों को जानकारी ना मिले तो ये भी अच्छा नहीं है। तो मैंने चाहा कि अब दोबारा आप लोगों के संग मिलके बच्चा बन के नए तरीके से दोबारा पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो बृहद होम्योपैथी चिकित्सा पुस्तक की इसमें भी बहुत सारी है। जब इस पुस्तक के भी इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेश दीक्षित और प्रकाशक हैं भाषा भवन, बृहद होम्योपैथी चिकित्सा के नाम से। इसमें पेज नंबर 50 में है। कृपया इस पृष्ठ को अवश्य पढ़ें। शुरू में तो प्रस्तावना है और रोगों के बारे में है, दवाओं के बारे में है। लेखक महोदय ने ग्रंथ में औषधियों के विषय में कुछ ऐसे साहित्य शब्दों का उल्लेख किया है जिन्हें उसी रूप में समझ पाने में बहुत कठिनाई होती है। उन शब्दों की व्याख्या है। प्रतिषेधक उपाय, इसका मतलब होता है बचाव या सुरक्षा के उपाय। सहकारी औषधि, जिस औषधि का वर्णन किया जा रहा है उसी के समान गुण धर्म वाली अन्य औषधि। आनुषंगिक चिकित्सा, आंतरिक औषध सेवन के साथ ही जो ऊपरी उपचार किए जाए। असहकारी औषधियां, वर्णित औषध के विपरीत गुण धर्म या लक्षणों वाली दवाएं। धावन, मूल औषध को पानी या किसी अन्य तरल में मिलाकर धुलाई या सिकाई करने के लिए तैयार किए जाने वाला पदार्थ। विचूरण जहां भी होगा उसे पाउडर समझेंगे। पोटेंसी का निर्णय, इस ग्रंथ में
एक औषधि के साथ कहीं कहीं तो 2 या 3 पोटेंसी भी दी गई है, यथा नक्स भूमिका 3, 30, 200। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लो पोटेंसी वाली दवा दें, फिर उससे अगली पोटेंसी का प्रयोग करें। एक से अधिक औषधियों का उल्लेख, यदि कहीं समान लक्षणों वाली 2 औषधियों का उल्लेख एक ही रोग की चिकित्सा में किया है, यथा र्यूमेकस 3, कैमिमुला 3, तो वहां प्रथम वर्णित औषधि का सेवन पहले तथा दूसरी औषध का सेवन बाद में करें या उन्हें प्राय क्रम से दें। आप ये समझिए कि अगर ये पुस्तक है तो हम लोग जब कंपाउंडर होते हैं ना, कंपाउंडर आपने कई ऐसे देखे होंगे, कंपाउंडर रहते हैं तो डॉक्टर की नकल मारता है। तो ये डॉक्टर साहब ने खुद सारी चीजें लिखते जा रहे हैं कि मैं रहूं ना रहूं, इसे मेरी नकल समझना। तो उस उद्देश्य से ये पुस्तक बहुत अच्छी है। प्रायक्रम, अभी हमने ऊपर एक शब्द सुना प्रायक्रम। प्रायक्रम मतलब एक दवा देने के बाद दूसरी दवा देना प्रायक्रम कहा जाता है। इसमें समय का अंतराल 2 या 3 घंटे से लेकर 24 घंटा या 1 सप्ताह का भी होता है। उसके साथ ही इस पुस्तक में हमारे होम्योपैथी की दुकानों पर बाजार में उपलब्ध 28 तरह के बायोकेमिक दवाओं के बारे में जिक्र है सबसे पहले, उसके बाद ही उन्होंने होम्योपैथी की सिद्धांत वगैरह बताए हैं। बायोकेमिक कंपाउंड या कॉम्बिनेशन, अनेक औषध निर्माता कंपनियां मानव रोगों के शमन हेतु 28 प्रकार के पेटेंट मिश्रण तैयार करती है, जिन्हें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन या बायोकेमिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये इतने प्रभावशाली एवं लोकप्रिय हैं कि केवल नंबर से जान लिए जाते हैं, यथा बायोकेमिक 5 से आज से फ्लू सर्दी जुकाम वाले कंपाउंड से होता है। उन्हें प्रायः सभी होम्योपैथी दवा विक्रेता बेचते हैं। इस तरीके से 28 हैं बायोकेमिक की दवाइयाँ। बायोकेमिक मतलब मिक्सचर की दवाइयाँ। ऐसे तो उसके जो मूल 12 ही घटक हैं, लेकिन उन घटकों से 12 घटकों से बना अलग अलग उनके नंबर हैं। आप BC1 आप उसे कह सकते हैं बायोकेमिनेशन 1 नंबर। तो एनीमिया, रक्त अल्पता, इसमें मिश्रण किसका है? फेरम फॉस, कल्केरिया फॉस, नेट्रम मयूर, काली फॉस। फेरम फॉस 3x, कल्केरिया फॉस 3x, नेट्रम मयूर 6x, काली फॉस 3x। अब हम सभी के पास, अनेकों परिवारों के पास सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं लेखक BS दरबारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक और 12 दवाओं का सेट अनेकों परिवार के पास पहुंचा हुआ है। उसमें 3x की दवाएं हैं और 3 दवाएं 12x की है। अब किसी को खून की कमी हो जाए तो BC1 अगर आप बाजार से लेने जाना चाहते हैं तो BC1 ना लेकर BC1 के जो कॉम्बिनेशन है आप उसे अपने उन 12 दवाओं में से ले सकते हैं। उसमें आपको कमी क्या नजर आएगी? नेट्रम मयूर 6x नहीं होगा, बाकी आपके पास 3x में है, एक 12x में है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके BC कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो BC1 है उसके अनुसार भी आप बाजार से भी लाकर बना के खा सकते हैं। दमा, दूसरे नंबर का BC2 जो है अस्थमा के लिए, इसका मिश्रण है काली फॉस 3x, मैग्नीशिया फॉस 3x, नेट्रम मयूर 6x, नेट्रम सल्फ 6x। माफ करें, मैं उसके ऊपर प्रभाव पढ़ना भूल गया। एनीमिया जो BC1 है, इसका प्रभाव क्या है? अत्यधिक मानसिक कार्य करने के कारण दुर्बलता, गुदा, मूत्र नली या नासिका द्वारा रक्तस्राव, असंतुलित भोजन एवं अस्वस्थाकार आवास में रहने के कारण पाचन तंत्रों की शिथिलता आदि लक्षणों को दूर कर शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाने में सक्षम है। यह लवण रक्त के श्वेत कणों को कम करके लाल कणों की वृद्धि करता है। अगर आपसे किसी ने बोला मेरा व्हाइट सेल्स जो है बढ़ा हुआ है और रेड सेल्स कम पड़ा हुआ है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि BC1, या मतलब दूसरे के लिए ना सही, अपने लिए पहले अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। दमा का जो प्रभाव है उसमें जो दवाएं हैं काली फॉस, मैग्नीशिया फॉस, नेट्रम मयूर, नेट्रम सल्फ। प्रभाव है श्वास नली में प्रदाह, श्वास कष्ट, दम घुटना, श्वास नली एवं पेशियों में अपेक्षित संकोचन के कारण श्वास को फेफड़े से बाहर फेंकने में कष्ट,
रोगी को ताजा एवं ठंडी हवा की इच्छा आदि लक्षणों में मिश्रण अत्यंत उपयोगी है। विशेष यदि उक्त लक्षणों में सूर्यास्त के समय वृद्धि होती है तो यह मिश्रण तुरंत प्रभाव दिखाता है। जिन्हें भी अस्थमा का जो अटैक है या ऊपर के जो लक्षण है, अगर वो शाम के समय में तेज होता है तो आप इसमें BC1 BC2 जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। BC3 उदर शूल एवं आद्यमान अफारा कॉलिक सम्मिश्रण में मैग्नीशिया फॉस 3x, कलकेरिया फॉस 3x, नेट्रम सल्फ 3x, थेरम फॉस 3x। अफारा कोष्ठबद्धता, पकाशय एवं मूत्राशय में ऐंठन, स्नायु वेदना, स्नायु मंडल में थक्का सा अनुभव होना, बच्चों के दांत निकलते समय का उदर शूल जिसमें वेदना के कारण बच्चे पैर को समेट कर मोड़ लेता हो आदि लक्षणों में लाभप्रद है। नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन मलावरोध कब्ज कलकेरिया फ्लोर 3x, काली मयूर 3x, सैलिसिया 6x, नेट्रम मयूर 6x। प्रभाव मल का शुष्क एवं कड़ा होना, कोष्ठबद्धता, मलांतर की संकोचन, पेशी की उत्तेजना के कारण टुकड़ों में मल की गांठ निकलना, अरुचि, सिर दर्द, पुनः पुनः अपान वायु बाहर निकलना, जीभ का सफेद और शुष्क होना आदि लक्षणों पर यह रोग यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। फ्लू सर्दी जुकाम क्रोजिया एंड कोल्ड सम्मिश्रण थेरम फॉस, काली मयूर, काली सल्फ, नेट्रम मयूर ये सभी 3x में। नासा छिद्रों को अवरुद्ध हो जाना, नाक से पीला गंदा बलगम या पनीला श्राव लगातार बहना, सेस्मिलिक झिल्लियों का तरुण प्रदाह, नाक में सुरसुराहट या खुजली, सूंघने की शक्ति का लोप होना आदि लक्षणों में यह योग तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसका रोगी खुली हवा में आराम का अनुभव करता है। बंद कमरे जाते ही रोगी के लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। खांसी BC6 खांसी काश कफ कोल्ड एंड कैरेथ सम्मिश्रण थेरम फॉस, काली मयूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम मयूर और मैग्नीशिया फॉस। सूखी या तर खांसी, खांसते खांसते अनैच्छिक मूत्र का निकल जाना, बच्चों की हुक खांसी, कुकर खांसी, श्वास नली प्रदाह, कफ का प्राप्त कट में के साथ कम या अधिक मात्रा में निकलना, सिर में भारीपन, सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाइयां, खांसते खांसते भोजन की बमन तक हो जाना, स्वर लोप, गले में दर्द एवं उत्तेजना, रात में तर, श्लेष्मा में घरघराहट में वृद्धि हो जाना आदि लक्षणों में उपयोगी है। मधुमेह डायबिटीज BC7 सम्मिश्रण में कलकेरिया फॉस 3x, थेरम फॉस 3x, काली फॉस 3x, नेट्रम फॉस 6x, नेट्रम सल्फ 6x। प्रभाव अधिक मात्रा में वर्णविहीन मूत्र का बार बार आना, शरीर का शुष्क एवं कमजोर होना, नाड़ी की गति बढ़ जाना, कोष्ठबद्धता के साथ पैर की पिंडलियों में दर्द, पेशाब करते समय मूत्र मार्ग में जलन, मूत्राशय की ग्रीवा में कष्ट के कारण शूल आदि लक्षणों में सेवनीय है। अतिसार डायरिया सम्मिश्रण कलकेरिया फॉस 3x, थेरम फॉस 3x, काली फॉस 3x, काली सल्फ 3x एवं नेट्रम सल्फ 3x। प्रभाव उदर शूल, दुर्गंधित, अपान वायु, तीव्र दुर्गंध युक्त हरे एवं पनीले मल की पिचकारी से छूटने वाला मल त्याग के समय पटर पटर की ध्वनि, मल में बिना पचे भोजन के वर्णों का अधिकय, बिना ऋतु के अथवा अधिक मात्रा में फलों का सेवन से उत्पन्न हुआ अतिसार, अफारे की अनुभूति आदि लक्षणों में उपयोगी। BC8 डायरिया के लिए। पेचिस डिसेंट्री 9 नंबर सम्मिश्रण थेरम फॉस, काली फॉस, काली मयूर, मैग्नीशिया फॉस सभी 3x में। मल त्याग की बार बार इच्छा होना किंतु मल के स्थान पर रक्त मिश्रित आंव का आना, अमाशय में तीव्र वेदना, कभी कभी थोड़ी मात्रा में सड़े दुर्गंध युक्त मल का भी निःसरण आदि लक्षणों में सेवनीय है। 10 एनलार्ज टॉन्सिल गल ग्रंथि सम्मिश्रण कलकेरिया फॉस 3x, थेरम फॉस 3x, काली मयूर 3x। प्रभाव गलकोश में घाव होने जैसी अनुभूति, सांस लेने में तीव्र वेदना, गलकोश में कानों तक काटने जैसा दर्द, गल ग्रंथियों का फूलकर मोटा हो जाना, पीठ एवं हाथ पैर में दर्द, जीभ पर गाढ़ा लेप, संपूर्ण शरीर में थकान एवं अनुभव आदि लक्षणों में सेवनीय है।
ये रही आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा का स्वाध्याय। स्वर विज्ञान, आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा सागर और होम्योपैथी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से इस भाई के छोटे से प्रयास में शामिल हुए हैं। इसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। अगले 5 से 10 मिनट फिर हम बात करेंगे नारी सुरक्षा पर। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया, ये जैसे अपने पास किताब आई है, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है भैया? पहले जैसे कौन कौन सी चीजें इसमें मतलब महत्वपूर्ण है जिसको पहले पढ़नी चाहिए? जी, सबसे पहले किसी भी पुस्तक में जो होती है प्रस्तावना जरूर पढ़ना चाहिए, लेखक के बारे में पढ़ना चाहिए, मतलब किताब शुरू से पढ़नी चाहिए। हम्म। हाँ, शुरू से पढ़ने तो से क्या होता है कि प्रस्तावना तो भैया आपने जैसे पढ़वा दिया था और वैसे मैंने पढ़ लिया उसको। जी जी, है अब ना? इसमें सेवन विधि, आप दवाओं हाँ। के बारे में जो है सेवन विधि जरूर पढ़ें। और हम्म। उसके बाद हम लोग तो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनको तो काफी चीजें क्लियर हो रखी है। नहीं हम्म। क्लियर है, अब आप सीधे जैसे आपको उदाहरण के तौर पे पेट में दर्द हो रहा हो, तो अब हम्म। आप पेट दर्द का इलाज ढूंढ के उन दवाओं हम्म। को मिला के प्रयोग करना है, हाँ। बस। तो उन दवाओं को मिलाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी ले लेंगे जी, और अगर हम उसमें एक एक। पुस्तक के लेखक के आधार के अनुसार चलते हैं तो जी। एक गोली जो है वो लगभग एक गोली 125 ml पानी में मिलाया जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर हमने चार चार दवाएं हैं तो हम्म। हमारे पास चार दवाओं मिला के कोई दवा बनती है, तो चार दवाएं मिलाए तो हमारे लिए 125 इंटू 4 500 ml पानी हो गया। 500 ml पानी में डाल। ठीक है, अब 125 से अगर 125 ml पानी पूरे दिन में एक एक चम्मच 2 2 चम्मच करके पूरे दिन में ले लेना है, तो 500 ml पानी कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। हम्म। और नॉर्मल जो आज के समय में जो डॉक्टरों की राय और वो है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो 4 गोली एक खुराक मानी जाती है, एक जी। खुराक 4 गोली मानी जाती है आज के अनुसार। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी शुरू में लेखक के पुस्तक के अनुसार तो उसका पहले दिन एक दिन प्रयोग कर लें किसी भी व्यवस्था में, तो उससे अगर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो हमारी दवाओं की बचत हो जाएगी। तो भैया वो चीज कहाँ पर है, सेवन विधि इसमें इंडेक्स में है? हाँ जी, हाँ जी दीदी, देखिए। अ, एक मिनट। रोगों के नाम की लिस्ट मिली मेरे को। और दीदी यहाँ पे ना जब आप अध्याय पहले परिचय है, जी। पेज नंबर 25 पे परिचय है। हम्म। परिचय के बाद पेज नंबर 1 में है बायोकेमिक इलाज क्या है, अध्याय 1 में 42 नंबर पेज पे, और 45 नंबर पेज पे खुराक या मात्रा। अच्छा, ठीक है भैया। यही हो गया सेवन विधि। इसको दो बार लगातार पढ़िएगा, ध्यान जी। देने योग्य बात ये है। फिर मतलब यही है, पेज नंबर 45 खुराक या मात्रा। ठीक है भैया, ठीक है। फिर पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछूंगी आप। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया। अ, भैया एक्चुअली बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकारियां लेते हुए। भैया जी, कई बार क्या होता है कि हम समस्या को ही नहीं समझ पाते, एक्चुअल समस्या क्या है ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। जैसे इसमें आपने अफारा और कोष्ठबद्धता ये शब्द प्रयोग किया है जो बुक में है, और मलावरोध, तो इन दोनों में क्या अफारा दैट मतलब क्या गैस बनना है, ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं अफारा मतलब होता है पेट का फूलना। मलावरोध का मतलब होता है मल का रुक जाना। कब्ज का मतलब होता है कि आपको कब्ज, कब ऐसा नहीं, कब्ज में मल नहीं रुकता, मल निकलता है,
जोर देने पे बाहर निकलता है, उसको मुश्किल से निकलता है, कठिनाई से। लेकिन मला अवरोध में है कि मल ही रुक गया, आप जोर लगा रहे हो तब भी मल बाहर नहीं आ रहा। और कोष्ठबद्धता? कोष्ठबद्धता कब्ज का ही दूसरा नाम है कि जब हमारे कोठा जो कोष्ठ जो है, कोठे को बोला गया, पेट को बोला गया है, जहाँ पे हमारा मल संचय, उसमें बंधता आ जाती है। तो ऐसे शब्द तो सारा अगर सरल भाषा में कहा जाए तो कब्ज है, लेकिन अफारा अलग है और बाकी सब कब्ज है। लेकिन कोष्ठबद्धता कब्ज का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, लेकिन दोनों तो में अभी बुक में जो लिखा हुआ था, तो आपने कोष्ठबद्धता और अफारा दोनों को एक साथ लिया हुआ है, उसके लिए होम्योपैथिक दवा की चर्चा की थी। और मलावरोध, कब्ज, ये उन्होंने दो अलग उन्होंने कहा, दीदी आपने ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये बायोकेमिक दवाइयों का जो मिश्रण है ये अफारा में भी काम आ जाएगा, कोष्ठबद्धता है उसमें भी काम आ जाएगा, ये मला अवरोध है, मल बड़ी मुश्किल से निकलता हो, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, जी। मतलब मल के भी कई रूप है, मल में भी कई बीमारियां होती हैं। सिर्फ मल त्यागते वक्त जलन होना, उथल होना, मल फटा फटा सा आना, पिचकारी जैसा मल आना। जी परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद सभी को दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालती हैं, हम जैसे भाइयों का हौसला बढ़ता है। भैया, ये तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, हमेशा से डालती रहती थी मैं, फिर मैं वापस डालने लग गई। जी जी भैया। आप सभी से विनती है कि इन प्रयासों को आप अपने अपने उस पे अपनी तरफ से हर कोई डाले, जिससे कि जो लोग परिवारों को, बात ये नहीं है, देखो दीदी आप लोगों को दिल से बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य अपने लिए नहीं है, लोगों को जो कई जगहों पे ऐसा ना, मतलब इतनी ठोकरें खा चुका हूं ना इस क्षेत्र में, इतने धोखे, मतलब मैंने ठोकरें ज्यादा नहीं खाई, लेकिन मेरे संपर्क में इतने सारे परिवार आए हैं, इतनी कहानियां सुनता हूँ, उन सभी को मैं मानता हूँ कि वो ठोकरें वो नहीं मैं खाया हूँ, क्योंकि मेरे में कमी है कि मैं इन बातों को ज्यादा नहीं पहुंचा पा रहा हूँ कि हम ठोकरें खाने से कैसे बचें। क्योंकि राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने चिकित्सा क्षेत्र में ठोकर नहीं खाई, मैं किसी वैद्य से नहीं ठगा गया, मैं किसी सोशल मीडिया के दिखावे में आके अपनी डिग्रियां लेने के लिए नहीं भागा, मैं कहीं प्रशिक्षण के लिए नहीं गया, आज तक किसी भी प्रशिक्षण केंद्रों में नहीं गया, किसी भी प्रशिक्षण को नहीं किया, क्योंकि मैं उन ठोकरों, लेकिन जब सुनता हूँ कि ना जाने कितने लोग कितनी ठोकरें खा चुके हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी और चिकित्सा सीखने के क्षेत्र में भी, चिकित्सा सीखने के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज ठोकरें बहुत परिवार खा चुके हैं, हर भाई बहन। तो मुझे उनका ठोकर खाना, मैं समझता हूँ कि मैंने ठोकर खाया है, क्योंकि राजीव भाई को सुनने के बाद जो मुझे समझ बनी, तो मैं अपने दिल की बातें लोगों तक क्यों नहीं बता पा रहा हूँ कि भाई मैं भी तो आप लोगों के बीच में ही हूँ, मैं तो नहीं गया किसी के पास डिग्रियां लेने की भाई मेरे को एक कोर्स करा दो, मुझे ये करा दो, मुझे नहीं बनाना, अपने नाम के आगे डॉक्टर वैद्य नहीं लगाना, अपने परिवार के लिए अपना बेटा भाई बनना है, बाप बनना है, बेटा भाई बाप बनने, तब भी हमारे धन, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी और हमारी समृद्धि की रक्षा हो जाएगी। हम दूसरों की रक्षा करें ना करें, अपनी रक्षा कर लेंगे तब भी हमारे परिवार की रक्षा हो जाएगी, हमारी समृद्धि सब, मतलब कम शब्दों में बोलूं, दिल का दर्द, हर माँ बाप कहता है कि मेरा, मतलब मैं अपने बेटे के लिए बेटा बनाया हूँ, मैं आपको बताऊं कड़े शब्द हैं, हर कोई उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए कमाना होता तो बोलता पहले दिन जा साधु बन जा, है सन्यासी बंदा, या देश के लिए जा काम कर, है लोगों की सेवा करता रहा, अभी पहले दिन से भला तू चलना फिरना शुरू कर दिया ना, जा गांव घर के सभी दादी नानी के कुछ काम किया कर, लेकिन हम उसे थप्पड़ मार मार के भेजते हैं स्कूल, किसके लिए, इसके लिए, ये नोट के लिए, नोट के लिए। अब बर्बाद क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बर्बाद क्या हो रहा है, नोट ही बर्बाद हो रहा है, किस क्षेत्र में बर्बाद हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोट बर्बाद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा समृद्धि बर्बाद हो रही है चिकित्सा के क्षेत्र में। जिस पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चों को पीटते हैं और वो पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बन जाए और गलती से उसको संगरनी का रोग लग जाए, तो किस काम का कलेक्टर,
पता चला जी कलेक्टर साहब को साइन करना था, पता चला जी बाथरूम में गए हुए हैं। ये जी भैया। तो मतलब रोगी रोगी पढ़े लिखे होने से अच्छा है कि निरोगी रिक्शे वाला रहे। चलिए, तो ये जी दर्द है, तो दर्द को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास है कि हम सभी मिलके अपने परिवार की, राजीव भाई ने कहा था कि अपने परिवार की रक्षा करने का, अपने अपने आप की रक्षा करें। अपने मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम रास्ता, त्रैहिक दैहिक दैविक दुखों को दूर करना। त्रैहिक दुख यानी अपने दुखों को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, ना कि उसमें सफल हो जाना। प्रयास करने की भावना से भी हम सामने वाले का अनहित कर ही नहीं सकते। जी अंजना गोयल दीदी। जी भैया। मैं हाँ ये भैया। पूछना चाह रही थी भैया जी कि जैसे होम्योपैथी में 3x 12x ये जो आप बताते हैं भैया, x और ये 3x, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है भैया। इसके ऊपर बता दूंगा, जब होम्योपैथी की जब आगे पढ़ेंगे ना दवाएं कैसे बनती है, तब उसमें बताया जाएगा कि पोटेंसी किसको कहते हैं। ये दवा का एक रूप है, जैसे काढ़े का एक रूप था, चौथाई हिस्सा, आठवां हिस्सा, 16वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, उसी तरीके से होम्योपैथी की दवाओं के पावर है। आगे जी चर्चा भैया। में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब एक दो अगले दिन ही आने वाला है। जी अंजना गोयल दीदी। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये आपने बताया कि है ना 125 ग्राम पानी में ये एक गोली मिलाई जाती है। जी तो ये मतलब हैक्ला लावा जैसे ये गोलियां भी है ना बीसी की तरह होती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा है, अगर जब गोली 3x टैबलेट फॉर्म में हो, 3x हम्म 6x और 12x के पावर में हो, या 200x के पावर वाली, बाकी जो हम्म। लिक्विड वाली होती है तो उसकी खुराक ही 2 बूंद होती है। एक नहीं नहीं हैक्ला लावा आती है ना, ये भी तो गोली के फॉर्म में आती है ना भैया। ये मैं ये कह रही हर दवाओं की गोली फॉर्म में भी आता है, मैंने नहीं हाँ कहा। हाँ। मैं ऐसी, अब ओसिमम सेंटम है तुलसी से बनने वाली, तो उसकी भी आजकल बायोकेमिक दवाइयां बननी शुरू हो गई है। लेकिन अच्छा। असली में बायोकेमिक जो दवाएं हैं, मिनरल्स वाली हम्म, दवाएं हैं, वो 12 हैं। और ये तो अच्छा। औषधि की दवाइयां हैं, ये हमारी जड़ी बूटी की दवाइयां हैं। जो मिनरल्स वाली दवाइयां हैं, मिनरल्स, हम्म वो पहले से हम्म ही मिनरल्स हैं। और दूसरी जो है सभी मिनरल्स को करके फिर ज्वालामुखी का जो लावा है, हम्म। लावे से बनने वाली दवा है, तो ये मिनरल्स में नहीं आते। ये शरीर को जलाने के बाद ये 12 मिनरल्स में गिनती नहीं आती। लेकिन अच्छा। ज्वालामुखी की राख को एक दवा माना गया है। हम्म। उसके जैसा दवा बनाने के लिए कई कॉम्बिनेशन को मिला के भी वो तैयार नहीं हो सकती, इसलिए वो अपने आप में विशिष्ट एक दवा है। तो मतलब इसको 4 गोली के ही रूप में ली नहीं नहीं, जाएगी। आप एक गोली के रूप में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बायोकेमिक फॉर्म में है तो एक गोली के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, वही पानी में मिला के। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया जी। ठीक है। चैट बॉक्स में लिखते हैं हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। भैया राजेश जी, अगर आपके भाई की कपड़े की दुकान हो तो आप कपड़े किसकी दुकान से खरीदोगे ये बता दो बस। चाहे वो घटिया ही कपड़ा रख रहा हो, किसकी दुकान से खरीदोगे पहले, पहले किसकी दुकान से करोगे। जवाब आपको मिल चुका। सुषमा बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम धन्यवाद राम। भैया। कल जो आप अपने चर्चा कर रहे थे ना, आपके चौपल में उसके काले दाने की सुनाई पड़ती थी, मैंने वो डाला था तो एक मतलब कॉल आया था कि जी सनाई की पत्ती तो अपने को हार्मफुल नहीं होती है। तो एक बार तो मैंने सोचा इस पर डिलीट मार दूं, पर फिर मैंने सोचा कल भैया से इसके बारे में बात करते हैं। जी दीदी। तो इसको थोड़ा सा आप या तो समझा दीजिए या तो जब बता दीजिए। जब तक मुझे सनाए के बारे में नहीं मालूम था, तब तक सनाए की पत्ती के बारे में मेरे भी यही विचार थे। लेकिन जब उसे पूरी विस्तृत तरीके से पढ़ा गया, तो सनाए एक दिव्य औषधि है। अलग अलग माह में अलग अलग औषधियों के सेवन से अलग अलग प्रभाव है। ठीक है। और अति जी तो हर किसी का नुकसानदायक होता है। जी। जी विनोद भैया। माइक अनम्यूट कीजिए।
हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक बेटी को खांसी आ रही बहुत, वो जी ठीक नहीं कर पा रहे। बायोकेमिक की हमने 8 दवा मिला के दे दी जी। कल। उस वो भी दिया था नमक। सूखी खांसी है। जो सूखी खांसी है तो फिटकिरी की भस्म बना के उसे हाँ 1 चम्मच फिटकिरी की भस्म और 10 चम्मच खांड मिला के रख लें, और उसमें से हाँ। चौथाई चम्मच हल्के गुनगुने पानी से, नहीं, हल्के गुनगुने दूध से दें। अच्छा, हल्की गुनगुने दूध से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिटकरी भसम तो रखी है बनी हुई, हाँ उसमें जी। 10 मतलब 10 मतलब उपाल दो, शक्कर मिला दो। आप सिंपल लीजिए, 2 चुटकी फिटकिरी ले लीजिए, 10 चुटकी खांड ले लीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। मैं चिकित्सा नहीं बताऊंगा, हाथ जोड़ के विनती है, कोई प्रश्न अपने चिकित्सा संबंधी ना रखें। ठीक है। कक्षा संबंधी रखें, चौपाल बाकी है। ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो कॉल कर लीजिएगा। और अब चलते हैं जिसके ऊपर बात हो रही थी, मिर्गी। मिर्गी के लिए सभी लोग आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही सरल घरेलू उपचार है। जो भी आपके जानकार में मिर्गी के रोगी हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए, शायद आपके परिवार का भला हो जाए। दुष्प्रभाव रहित है। ठीक है। महाघोर मिर्गी का रोग, महाघोर मिर्गी रोग पर बच, बच आता है, बच, बच का चूरन 3-4 ग्राम शहद के साथ चाटना है और ऊपर से दूध पीना है। बहुत दिनों का मिर्गी का रोग जो है वो इससे चला जाता है। देखिए, प्रयास ये है, जिस वैद्य जी की लिखी हुई है, काफी अच्छे वैद्य हैं, तो उनके जीवन में अनेकों बार परीक्षित हो रखा है, तो हम सभी को इसे प्रयोग में जानकारों तक बता देना चाहिए। बच कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई जहरीली चीज नहीं है। इसका सेवन करने से किसी एक परिवार का भी भला हो जाए तो अद्भुत है। बच का चूरन 3 से 4 ग्राम शहद में मिला के चाटना है और पीछे से दूध देना है, लंबे समय तक दे दें। ठीक है। पंसार खाने पर दूसरा योग, पंसार खाने पर, पंसार खाने से अकरकरा, अकरकरा एक औषधि है। अगर आप किसी को बताना भी चाहें तो आप उन्हें कह सकते हैं, या आप खुद ही पहले पढ़ लीजिएगा कि अकरकरा के क्या क्या प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं। अगर उसका दुष्प्रभाव होगा तो हम उसे किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अकरकरा 10 तोला यानी 100 ग्राम, पुराना सिरका, पुराना सिरका चाहे वो गुड़ का हो, सेब का हो, जामुन का हो, किसी का भी सिरका हो, 10 तोले यानी 100 ग्राम के आसपास। शहद 14 तोला यानी 140 ग्राम, एक एक 1.5 हो गया। पहले अकरकरा को सिरके में खूब घोटें, मतलब उसको खूब घोटना है, बाद में शहद मिलाकर रख दें। 7 ग्राम, 6 से 7 ग्राम सुबह सुबह दें। यह मिर्गी रोग पे जादू की तरह भी काम करता है। ये उन वैद्यों की, उस वैद्य की, उन वैद्य की है जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 80 वर्ष वैद्यकीय जीवन जिए। एक है हींग, ये एकदम पूरा रसोई घर का है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हींग, काला नमक, जिस प्रकार त्रिकुटा त्रिफला होता है उसी तरीके से एक त्रिकुटा होता है। काली मिर्च, सौंठ और पिपली, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, हींग, काला नमक और तिरकटू, सौंठ, मिर्च और पीपल, इन सबको बराबर लेकर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हींग, काला नमक
और त्रिकुटा, अगर हींग आपने 5 ग्राम लिया तो काला नमक 5 ग्राम, त्रिकुटा 5 ग्राम, ना कि सौंठ 5 ग्राम, मिर्च 5 ग्राम और पिपली 5 ग्राम, नहीं, त्रिकुटा 5 ग्राम लेना है। यानी तीनों के मिले हुए मिश्रण बराबर लेना है। हींग, काला नमक और त्रिकटु, इनको बराबर लेकर अलग अलग एक एक दिन गौमूत्र में घोटें, गौमूत्र में घोटें। फिर सबको मिलाकर 4 ग्राम पारे में, जो शुद्ध पारा आता है, 4 ग्राम शुद्ध पारा, उसमें डालकर इसको घोटते रहें। कई घंटों तक घोटने के बाद बहुत ही उचित मात्रा में, मतलब 1 से 2 चुटकी बकरी के घी के साथ, ये आसान है और मुश्किल है, लेकिन ये है बड़े बहुत ही ज्यादा प्रभावी मिर्गी के लिए। जिनको है, जो अगर कोई परिवार मिर्गी के रोगी से परेशान है तो थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद 6-7 महीने में ये चीजें तैयार हो जाएगा। कईयों को लगेगा बकरी का घी मिलेगा कहाँ, बकरी का दूध मिल जाएगा। दूध को आप गर्म करेंगे तो उसमें मलाई निकलेगी, फिर मलाई को गर्म करेंगे तो घी बन जाएगा। बकरी के घी के साथ देना है। इसके सेवन मात्र से 7 दिनों के अंदर हाथी जो पागल हो जाता है ना, हाथी पागल, पागल हाथी जिसे कहते हैं, मतलब हाथी रूपी, मतलब हाथी रूपी पागल, हाथी रूपी जो मुर्गी मिर्गी का रोग है, उसको उस पे अंकुश लगा दिया जाएगा 7 दिन सेवन कराने से। मेरा उद्देश्य था कि हम सभी इस जानकारी को एक दूसरे से शेयर कर लें, न जाने किसको पास ये सुविधा उपलब्ध हो जाए और किसी का भला हो जाए। लेकिन सबसे सरल में बच वाला, बच का बहुत अच्छा है। बच का पाउडर शहद में मिला के देना है, नियमित कीजिए। बारह बज के 32 मिनट हो चुका है और आज की कक्षा का समापन यहीं पे करते हैं। साथ ही साथ आप सभी से एक विनती है नारी सुरक्षा को लेकर। नारी सुरक्षा, आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं। परमात्मा की कृपा से, राजीव भाई की कृपा से ऐसी पकड़ है कि मैं अकेले अपने स्तर से पिछले 2-3 महीनों में हमने इसमें काम कर रहे हैं, 3,000 बॉक्स हमने तैयार किए थे। उसमें से 2,400 बॉक्स बाजार, मतलब परिवारों तक पहुंचा दिया। अब आप देखें कि आपके कितने परिवार इसमें सहयोगी बने। मैंने तो पहुंचा दिया, तो अब इसमें मेरी इच्छा तो यही है कि जो बचत मैंने पहुंचाई है मुझे ज्यादा मिली, अगर आप सभी के होगा तो आप सभी भी इसके हिस्सेदार होंगे। मुझे इस कार्य को करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, ये नारी सुरक्षा का जो व्यवसाय है, घरेलू बचत व्यवसाय, मैं तो दिलो जान से कर रहा हूं। आप सभी का भी साथ चाहिए। हाँ, एक बात की तो पूरी गारंटी है, इसके उत्पाद में क्वालिटी कंट्रोल, उसकी कमी बेसी हमेशा बनी रहेगी। इसमें हम कभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक भाई होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी को कोई कमी नजर आए कि भाई पैड में ये दिक्कत है, आप उसे पूरी वापस दे दीजिए, आपको दूसरा मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है। आज की बात है, अभी हमने पैड के ऊपर थोड़ा सा करके जो क्या बोलते हैं, 2 तरह की पैकिंग आती है, इजी पैकिंग और एक और पेंसिल पैकिंग। पेंसिल पैकिंग सिंगल विंग्स, डबल विंग्स में मांगा
तो कहते मैंने 3 साइज भेजे लिख के, उन्होंने कहा 1 साइज नहीं है, क्या करेंगे? अभी तो काम तो अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, तब ये हाल है। तो कहीं ना कहीं आपको वेंडर बदलना पड़ेगा, वो सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। हर कोई अपने अपने बिजनेस में काम करता होगा, हर किसी का अपना काम होगा, तो उनके लिए चीजें 19-20 चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई 19-20 हो जाए तो काम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा ये जो है मेरे जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा है, इसमें मेरा जो दिल है सिर्फ 10% लगता है, और वो 10% भी इतना लगाता हूँ कि उस 10% से अपने अपने खर्चे तो निकाल ही रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से अपने पारिवारिक जीवन को जीने के लिए यहाँ सेंटर का या जो भी है हर तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी का भी साथ मिलेगा तो इस भाई को थोड़ा सा समय और हौसले और मौका ज्यादा मिलेगा कुछ और करने के लिए। नहीं तो अगर सारा समय अगर मैं अपने परिवारों को पालने के लिए पैसों के इंतजाम में लगा रहूंगा तो फिर आगे स्वाध्याय और इस चीजें, जैसे राजीव भाई ने कहा था कि हमारी जो जागरूकता का जो काम है, हम जो स्वदेशी, मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जहां भी शिविर लगाने जाते थे तो कहते थे यहाँ कुछ बर्तनें रखी हुई है, किताबें रखे हुए हैं, अगर आप उसे लेंगे तो इससे हमारी जागरूकता में मदद मिलेगी। तो उसी तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप सभी अगर उसे उपयोग करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमारे इस नेक कार्य में भी लगेगा। आने वाले समय में कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद जूम की ऑनलाइन मीटिंग का रिचार्ज होगा, तो उन सभी में मदद मिलेगी। तो आपके द्वारा किए गए खर्च स्वस्थ समृद्ध परिवार के हर सपने में एक अहम भूमिका निभाएगी। बहुत ही सिंपल है, नारी सुरक्षा से नारी सुरक्षा में जुड़ना कोई मुश्किल नहीं है। एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रेफरल कोड चाहिए। रेफरल कोड जो भी आपके जानकार हैं उनसे आप उनका रेफरल कोड मांग सकते हैं। अगर उनका रेफरल कोड नहीं है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप अपना रेफरल कोड बनवा लीजिए, बोल के जिन्होंने भी आपको जानकारी दी है उनके माध्यम से। आज सुबह की बात है, कोई अमित भाई थे, उन्होंने मोनिका बहन को कुछ ज्यादा बोल रहे थे। मैं सच्ची बात है, दिल से है, दिल की बातें बता रहा हूँ। जब उन्होंने बोला था, मैंने उनको बोला कि किन्होंने आपको परिचय दिया, तो बोला उन्होंने एक संजीता नाम ने। मैंने कहा जी संजीता को किन्होंने? तो पूनम दीदी को। तो मैंने कहा जी पूनम बहन के नीचे आप संजीता को लगाइए और संजीता के नीचे अमित भाई को लगाइए। उन्होंने अगर एक बॉक्स का ऑर्डर किया तो 30 रुपये उनके अकाउंट में, 20 रुपये संजीता के अकाउंट में, 15 रुपये पूनम बहन के, और उसके ऊपर जो भी हैं उनके माध्यम से जो जुड़े हुए उनके बहस इस बात की होगी कि मैं तो एक घर में 2 जने थे, आपने हमारी 2 आईडी क्यों लगा दी है? 2 आईडी क्यों लगा दी? भाई हमने तो आपका ही फायदा सोचा। और पहली बात, जब उस वक्त बात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने बताया ही नहीं कि हम दोनों एक ही घर में देवर भाभी हैं। अगर वो बोलते कि देवर भाभी है तब भी कुछ सोचा जाता है। उन्होंने तो बोला कि हमें इन्होंने दिया। मैंने कहा ठीक है जी, इनके बाद हमने इतनी ईमानदारी बरतने का नतीजा क्या मिलता है? सामने वाला क्या कहता है कि हमारी भाई दूसरी आईडी के पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करके उनका जब जो पैसा बनेगा, आप 10, 20, 30, 50, 100 रुपये जब भी बनेगा, जिस दिन आपका विड्रॉल सिस्टम इस वेबसाइट में आ जाएगा, आप विड्रॉ करा लीजिएगा, कोई सामान मंगा के एडजस्ट करा लीजिएगा। चलिए, विशेष रूप से 12:38 हो गए, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। और हैंड्रेस हैं, जो भी हैंड्रेस है, अगर एक एक सेकंड में बात करते हैं तो बहुत बढ़िया। वो प्रमोद दास भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपको नमस्कार बाद में बोलना, फटाफट जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, भूख यहाँ पे गांठ लगी बड़ा है। यहाँ खा लीजिए। यहाँ पे गांठ था, आपने बोला था हल्दी चूना लगाना और तेल से मालिश करना, गायब हो गया भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भगवान है, तुम मत गायब हो जाना, बच के रहना, हल्दी चूना पूरे में मत लगा लेना। यही तीसरी पॉइंट थी जिसमें ना काला नमक, हींग वगैरह था, तो इसकी मात्रा कुछ भी नहीं थी। तो पारा आपने 4 ग्राम बताया था, 4? तो या तो हाँ दीदी 1 मिनट, मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगा। अभी मैं वो पोस्ट बना रखा है, लिखा हुआ डाल दूंगा। ठीक है भैया, कल क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। धन्यवाद। विनोद भैया जल्दी, ना राम राम, ना वंदे मातरम, ना नमस्ते, सीधे गोली से गोली बात करें। सत्यवीर भाई। गोविंद भैया, वो अभी बायोकेमिक्स दवाएं और पुस्तक मौजूद हैं, मुझे बुकिंग करानी थी।
हाँ जी, हाँ जी, मौजूद है। आप मोनिका बहन के पास अभी भैया पूरी जी। तरह से है। ठीक है, जी भैया, बस यही पूछना था। आप मोनिका बहन को डालना, मोनिका बहन भेजेगी, उनके पास है। मेरे पास जो था अभी खत्म है। किताबें तो आ गई है, बायोकेमिक की दवाएं नहीं आई अभी। इसके मलिक भैया। यह हींग, काला नमक और तिरकुटा का जो साथ में 4 ग्राम पारा के बारे में बताइए, ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं, पारे में तो घुटाई करनी है। और उसके बाद वो पारा? पारे में घुटाई करनी है। अभी ऐसा है, मैं इसके ऊपर और थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा। मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए पढ़ लिया उसको। मैं भी खुद एक बार और देख के इसको, मेरे पास पारा है भी, और मैं इसकी घुटाई भी करूंगा। मैं आपने बताया पारा पारा हम मंगाए थे, तो जी जी। पारा भी घुटाई करूंगा, इसका देखूंगा। घुटाई करते हुए थोड़ा सा, आप लोग विश्वास नहीं कीजिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कहाँ पे, समय नहीं है, कल दिखाऊंगा, कल याद से बताइएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परिचित करने के लिए हम पहले ही पंसार खाने से मंगा के उसको रखते हैं, और वो हमारा रखा रखा रह जाता है। इन्वेस्टमेंट रखा रखा खराब हो जाता है, ये बोलो, रखा रखा रह नहीं जाता, खराब हो जाता है। नहीं नहीं, खराब होने से पहले परमात्मा रास्ता दिखा देता है। ठीक है, मंगनेश भाई जल्दी आइए। मंगनेश भाई, विनोद जी। उसके बाद भैया कोमल बहन गई हुई है तनुजा भाई जी, माता जी के पास, 1 मिनट उनसे भी बात करनी है भैया। जी जी, मंगनेश भाई। भाई जी, मेरी 6 महीने की बेटी है, उसको सर्दी खांसी, कफ, छाती में बहुत जाम है। ऐसे तो मैंने पहले बोला था कि इलाज मत पूछना, लेकिन अब पूछ दिया तो बच्ची है इसलिए बता दे रहा हूँ। तुलसी के पत्ते, काली हाँ, मिर्च, पान, अदरक, इसको चटनी हाँ, पीस के और गरम कटोरी में इस चटनी को डालिए। उसके बाद अच्छा, शहद मिला के उस बच्ची को चटाइए, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी के साथ खूब अच्छे से किसी भी बर्तन में रख के मथ दीजिए। मथते मथते मल्हम बन जाएगा, उस मल्हम को छाती पे मालिश कर दीजिए। महेंद्र चाचा जी, कोमल बहन कहाँ है? कोमल बहन, कोमल बहन, कोमल ये बहन। पारद भस्म ले सकते हैं क्या? नहीं, घुटाई करने के लिए पारद भस्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि घुटाई करना है, भावना देना है एक तरह से। जी भैया। जी, कोमल बहन, एंड्रेस करना। कोमल बहन ये रही भैया, मैं लाती हूँ। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड़िया कैसी हो? लखनऊ की सैर ठीक कर है, रही हो? नवाबों की माता नगरी जी के पहुंची पास हो? आई हूँ। नवाबों की नगरी पहुंची हो? हाँ। ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी, वंदे मातरम। जी, आप लोग का इंतजार हो रहा है बाकी। जी जी, जल्दी आ रहे हैं। आ रहे हैं सभी लोग ना। जी जी, सभी लोग। जी हाँ। जी, माता जी आ रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अकेली अकेली बेटी को बुलाया, ये बात अच्छी तो नहीं है, पर हाँ, अब नहीं, क्या बिल्कुल करें। अच्छी नहीं, मुझे अलग से आपसे भी बात करनी है। ठीक। जी माता जी, जी जरूर। हाँ, इसके लिए अलग से बात करके आपको बताएंगे, क्यों नहीं आए आप। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे में मैं सोच रही हूँ जलने की बू आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ। जी भैया। ये वाली माता जी। ये तो देख चुकी। कोमल बहन, समा जी भैया। नानी माँ को भी देख ली, मिल ली नानी माँ से भी। मिलना है। तो हमारी चौपाल में नानी माँ के बिना तो है ही नहीं, माता मतलब जी आए कैसे हुए हैं? हैं और मिले ना। नानी जी वंदे मातरम, प्रणाम। मम्मी जी हाँ, स्पॉटलाइट पे किया है तो कह रही हम ही दिख रहे हैं केवल। अच्छा। हाँ। वैसे भी आप ही दिखते हो। ये देखो, ये दिख गए। ये देखो। हाँ। ये मोनिका दीदी है। चलो कोमल बहन, आप वहीं से मंत्र पढ़ो अब। आप मुझे बोल दो ना, दीदी वो कर दे। नहीं, आप ही करो। नहीं, कोमल बहन ही करेगी। और नानी जी देखना ये कैसे 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 मंत्र उच्चारण करती है। आज माता जी से करवाते हैं। करो करो, कोमल बहन करो समय। जी भैया कर रहे हैं। मैं तो इस पे बैठा हूँ। 1 मिनट, वीडियो ऑफ करके करें। जैसे मर्जी कर लो। जी, सभी लोग सही से बैठ जाएं, चश्मा निकाल दें, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग में और रात्रि 8 बजे चौपाल में। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।